Uh, Today we will start a new chapter which is solid state. You know about the three phases of matter. Solid, liquid and gas. And we know the physical properties of this substance matter. Matter can be further divided into subcategories, more categories, but we dominantly take three categories: solid, liquid and gas. We will study this. गैस हम लोग पहले ही पढ़ भी चुके हैं गैस स्टेट के बारे में. सॉलिड हमें पढ़ना है, लिक्विड भी हमें पढ़ना है, चैप्टर है हमारे. तो अब जब ये मैटर की जब हम बात कर रहे हैं तो सॉलिड, जैसे कि ये मार्कर ही देखिए आप, ये सॉलिड है, ये हमारे को विजिबल है सॉलिड. लिक्विड विजिबल तो होता है, लेकिन हम देखते हैं कि अगर उसमें हम ऐसे कुछ फोर्स डालें तो उसके पार्टिकल थोड़े से दूर हो जाते हैं. यानी कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग है पार्टिकल की वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और एयर तो आप देख ही पा रहे हैं कि हम हाथ आराम से मूव कर पा रहे हैं. महसूस तो होता है कि पार्टिकल हैं, लेकिन वो बहुत ही दूर हैं. तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की जाए, सबसे पहला पॉइंट देखा जाए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कैटेगरी में देखा जाए अट्रैक्शन, तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सॉलिड के अंदर ही है, यानी कि मैक्सिमम. और इसके रेस्पेक्ट में जब गैस को देखेंगे तो वो होगा मिनिमम. तो ऑब्वियसली बात है कि जो ये फेज है इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट या मीडियम, है ना. इंटरमीडिएट लिख के इसको तो हम फ्री हो जाते हैं इससे. इंटरमीडिएट यानी कि सॉलिड से थोड़े कम होंगे और गैस से ज़्यादा होंगे, है ना. तो इसको इंटरमीडिएट या मीडियम लिख देते हैं, ठीक है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात तो हमें समझ में आ गई. इंटर पार्टिकल सेपरेशन. इंटर पार्टिकल सेपरेशन यानी कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल के बीच की दूरी है या मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी, जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है. तो इंटर पार्टिकल सेपरेशन जो होगी वो यहाँ मिनिमम होती है. और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी, वो यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी. तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर क्या लिख दें, इंटरमीडिएट लिख दें, मीडियम लिख दें. इंटरमीडिएट ही लिख दो आप, इंटरमीडिएट, है ना. तो बीच में ही रहना है लिक्विड को. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ रहे हैं. अब हम याद रखिएगा, तो कॉमन सोचने की बातें ही हैं, ये तो हम प्रैक्टिकली सोच भी सकते हैं. अब जो पार्टिकल जो बंधे हुए हैं अंदर, उनकी काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी ऑफ इंटरमीडिएट पार्टिकल या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. आप कहेंगे सर सॉलिड के बीच में तो पार्टिकल बिल्कुल जुड़े होते हैं, वो तो कहाँ मूव कर पाएंगे. अगर अंदर का पार्टिकल मैं इसमें से निकालना चाहूँ, उसकी वेलोसिटी देखना चाहूँ तो या तो पूरा का पूरा एक साथ ही फेंको आप. अंदर के पार्टिकल की वेलोसिटी तो मतलब ही नहीं है. तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, सर इसकी तो काइनेटिक एनर्जी लगभग ज़ीरो है, यानी कि वेलोसिटी भी लगभग ज़ीरो है. इसमें एक तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है वाइब्रेशन. जैसे अगर इसको कोई झटका लगेगा तो सारे पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, लेकिन उस काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो बहुत ही कम होता है. मेनली तो हम ट्रांसलेशनल जो जाती है उसकी बात करते हैं, तो वो तो लगभग ज़ीरो है. काइनेटिक एनर्जी भी कई तरह की होती है ना. मेनली सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है ट्रांसलेशनल, सीधा चलने वाला, और एक होता है रोटेशन, घूमने वाला, एक वाइब्रेशन जो वाइब्रेट होता है उसको. तो यहाँ है वाइब्रेशनल है, लेकिन फिर भी काइनेटिक एनर्जी लगभग ज़ीरो है.
लिक्विड के पार्टिकल की तो अपन बोल ही देंगे कि, और यहाँ पर जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। तो वेलोसिटी भी आप बोलो सर काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी दोनों मैक्सिमम लिख दीजिए। तो फिर यहाँ पर क्या लिखना है सर, यहाँ हमारे को वर्ड पता है इंटरमीडिएट, आप इसको लिखो या मत लिखो हम समझ गए अब इसको तो, ठीक है ना। यानी कि जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं आपस में जो बंधे हुए हैं वो तो उनका मूवमेंट बहुत ही कम हो पाता है या हो ही नहीं पाता है। और गैस में तो पार्टिकल हम देख लो, आप एक गैस कंटेनर लो, उसमें पार्टिकल बहुत फास्ट घूमते हैं और लिक्विड में भी घूमते हैं लेकिन थोड़े कम घूमते हैं। तो ये बात हो गई है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी। अब अगला बात हम करें कि जो वॉल्यूम है इनके, वॉल्यूम आप जानते हैं कि सॉलिड का तो एक वॉल्यूम फिक्स है, किसी भी 3D आइटम को देखिए आप, आपको दिखता है वो वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम लिक्विड का भी फिक्स है, अगर 1 लीटर होता है तो 1 लीटर ही होता है वो, चाहे कुछ भी हो, और 2 लीटर हो तो 2 लीटर ही होता है, तो ये भी फिक्स है। लेकिन गैस का वॉल्यूम हम कभी भी फिक्स नहीं रखते हैं, हम जानते हैं कि ये कंटेनर की साइज के हिसाब से बदलता रहता है। तो इसका मतलब हम इसको सिंपली लिख देते हैं नॉट फिक्स। अच्छा, शेप की बात करते हैं, शेप, और कभी कभी इसको साइज भी बोलते हैं, शेप और साइज, जो इनका शेप, तो इसका फिक्स हो तो है ना शेप, या डेफिनेट, कम ज़्यादा बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है और डेफिनेट होता है। जबकि इसकी शेप बात करें तो वो तो नॉन डेफिनेट है, कोई भी शेप में जिस शेप में आप लेंगे वो शेप वो ले लेगा, है ना। डिपेंड ऑन कंटेनर, डिपेंड ऑन द कंटेनर शेप एंड साइज, जो भी कंटेनर का शेप साइज है वो चला जाएगा। लिक्विड की जो बात है, लिक्विड का भी शेप आप देखो, अगर आप एक बोतल लेते हैं 1 लीटर की, और अगर एक आप चौकोर बोतल लेते हैं 1 लीटर की, और एक आप सिलेंड्रिकल लेते हैं, तो दोनों में वॉल्यूम 1 लीटर रहेगा, लेकिन शेप आप एक जगह कहोगे सर ये सिलेंड्रिकल आ रहा है और ये जो आ रहा है रेक्टेंगल टाइप आ रहा है, इसका मतलब ये भी फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स, नॉट डेफिनेट। तो यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा कि लिक्विड में भी एक चीज़ जो है वो गैस की तरह है, वो है शेप, है ना। शेप की अगर हम बात करें तो ये वाली बात है। अब हम बात करते हैं थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन का मतलब है कि अगर हम उसको हीट दें तो पार्टिकल कितनी जल्दी से भागेंगे, क्या मूवमेंट से भागेंगे, उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपांशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट आप समझ जाइए कि उसके अंदर के पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो सॉलिड के अगर पार्टिकल अगर मूवमेंट भी करेंगे तो मिनिमम होगा, बहुत ही स्लोली मूव करेंगे। अगर आप एक्सपांड भी करना चाहोगे तो सॉलिड धीरे धीरे पहले तो लिक्विड में जाएगा, फिर लिक्विड से गैस में जाएगा, फिर पार्टिकल का एक्सपांशन होता है, वो तो पहले तो इधर जाएगा फिर उधर जाएगा। अब गैस ऑलरेडी पार्टिकल दूर दूर है, और अगर आपने हीट और बढ़ा दी तो जो एक्सपांशन है वो बहुत फास्ट होगा, यानी कि मैक्सिमम आप इसकी काइनेटिक एनर्जी, एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी टी ले चुके हैं, आप पहले ही जानते हैं बात तो, है ना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैस की, वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, और ये तो आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट हम लिख सकते हैं। तो ये इस तरह की कुछ बातें हैं जो कॉमन है, इनमें मैं अपनी तरफ से और भी कई शब्द जोड़ सकता हूँ, लेकिन ये हम सिर्फ विजुअलाइजेशन, हम सोच के ही इनके जवाब दे सकते हैं। थोड़ा हम देख लें और ये जवाब हमें आ जाएंगे। लेकिन अभी तो हमें सॉलिड की बात करनी है, ठीक है ना। तो ठीक है, सॉलिड को लेते हैं हम। अब जब सॉलिड को लेंगे तो सॉलिड को भी हमने देखिए, सॉलिड को हम जो है अब डिवाइड करेंगे। हमारे पास सॉलिड स्टेट है, सॉलिड कैन बी डिवाइडेड into 2 categories. 2 categories on the basis of arrangement
पार्टिकल। अगर अरेंजमेंट के पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पे बात की जाए तो इनको हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन या ट्रू सॉलिड। दूसरा है एमोरफस या सूडो, झूठे सूडो, या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कोल्ड लिक्विड। यानी कि एक तरह से ये लिक्विड है जिनको सुपर कूल्ड करके सॉलिड बनाया जाता है। तो ये सॉलिड जो है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड आप बोल सकते हो ये नेचुरल है। और ये कैसे हो गए? ये नेचुरल नहीं है, यानी कि ये मैन मेड है ना, मैन मेड। यानी कि ये जो बनाए जाते हैं ये नेचुरल बन जाते हैं, और ये जो बनाए जाते हैं ये मनुष्य के द्वारा आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। तो नाम देखिए, क्रिस्टलाइन या ट्रू सॉलिड वो नेचुरल है, और एमोरफस और सूडो या सुपर कूल्ड लिक्विड, एमोरफस सॉलिड, सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड है, वो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल यानी कि मैन पावर से बनाए जाते हैं। यानी कि उनको हम बनाते हैं। अच्छा, अब हमें को इनको दोनों को एक रिलेटिव स्टडी हम थोड़ी सी कर लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो मैं इधर लिखता हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इधर लिख देता हूं एमोरफस सॉलिड। सबसे पहले मैं कहूं सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट किस में होगा? आप कहेंगे सर जो नेचुरल है वही सिस्टेमेटिक हो सकता है, हम क्या इतना सिस्टेमेटिक कहाँ से बनाएंगे? तो पहली बात, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन ऑल द डायरेक्शन। तो फिर उसमें अगर ये सिस्टेमेटिक है तो ऑब्वियसली बात है कि वो सिस्टेमेटिक अनसिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इन 3D, 3 डायमेंशन में अगर हम देखेंगे तो ये इनकी जो अरेंजमेंट है वो सिस्टेमेटिक नहीं होती। तो इनको जब ये अरेंजमेंट अच्छा है और लगातार एक जैसा ही है तो इनको लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड, लॉन्ग रेंज सॉलिड, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड भी बोलते हैं। जबकि वहाँ पर ये होगा, अगर यहाँ पर सिस्टेमेटिक आ भी गया तो वो कितना रहेगा? थोड़े पार्टिकल आपने सिस्टेमेटिक कर भी दिए, मान लो आपने 10% भी कर दिए तो 90% तो नहीं रहने। तो अगर वो 10% सिस्टेमेटिक कर भी दिए तो वो शॉर्ट रेंज उसको बोला जाएगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये मेन पहली बात कि जो अरेंजमेंट है वो सिस्टेमेटिक है और वो लॉन्ग रेंज में होता है, और ये अनसिस्टेमेटिक है और अगर रेंज अगर कहीं मिला भी दिया जाए तो वो शॉर्ट रेंज होता है। थर्ड हम देखें, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि अगर हम मेल्टिंग पॉइंट को देखें टेम्परेचर के साथ, तो ऐसा नहीं कि जो ग्राफ है वो बदलेगा। अगर आपको यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट है तो शार्पली वो यहीं टूट जाएगा बस टेम्परेचर के साथ। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट में कोई वेरिएशन नहीं आता। आपने टेम्परेचर ज़्यादा भी ले लिया तो भी कुछ नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट
इज ऑल्सो इन सम रेंज, यानी कि जब शार्प नहीं है तो किसी रेंज में आएगा वो। अब आप कहोगे सर ये रेंज में कैसे? जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है, आपने एक मेल्टिंग पॉइंट वैसे सॉलिड है तो फिक्स किया है, ठीक है यहाँ से, लेकिन थोड़ा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये मेल्टिंग पॉइंट का भी थोड़ा सा ऐसा, यानी कि अलग ही तरह का मेल्टिंग पॉइंट गिरने लग जाएगा। पहले मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट है थोड़े टाइम के बाद, और फिर टेम्परेचर बढ़ाए तो मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है। इसका मतलब ये रेंज के अंदर होते हैं मेल्टिंग पॉइंट भी इसके, ये रेंज आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो शार्प नहीं है। ये बातें थोड़ा सा समझ में आ ही रही होगी कि सिस्टेमेटिक है वो सिस्टेमेटिक नहीं है, ये लॉन्ग रेंज है वो शॉर्ट रेंज है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प नहीं है, सीधी बात। और देखते हैं और कुछ बातें कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर मुझे बोलना है एक बात कि जो फोर्थ पॉइंट है, दे आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। आप कहेंगे सर पहले तो ये वर्ड समझाइए कि एनिसोट्रोपिक होता क्या है, एनाइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक क्या है और एनाइसोट्रोपिक क्या है। आइसोट्रोपिक का मतलब यह है कि अगर पार्टिकल का अरेंजमेंट तो सेम मिले ही मिले और उनके बीच की जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो भी सेम मिले तो वो आइसोट्रोपिक है। ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम इन 3 डायमेंशन, यानी कि इनकी जो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सब दिशाओं में सेम नहीं है, जबकि यहां उल्टा मामला है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम है। दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, यानी कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सब तरफ सेम है। अब आप कहोगे सर सबसे ज़्यादा सिस्टमेटिक तो ये था, वो सिस्टमेटिक कहाँ था सर? सिस्टमेटिक जब ये था तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सब दिशाओं में सब सेम होनी चाहिए। यार देखो, मैं कुछ पार्टिकल लेता हूँ 3D के अंदर, ये पार्टिकल और इनकी डिस्टेंस है, पूरा सिस्टमेटिक मामला है, डिस्टेंस इधर भी बराबर है इधर भी बराबर है, ये पार्टिकल है, ठीक है ना। ऐसा 3D में सोचिए आप, ये तो हम प्लेन में ले रहे हैं, लेकिन अब ये पार्टिकल है, ठीक है। मैं कहूं कि ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, ठीक है ना। तो इधर के पार्टिकल की दूरी a है, ठीक है, सिस्टमेटिक चल रहा है। लेकिन अगर ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस देखा जाए तो आप क्या कहेंगे है? और अगर ये वाली और ये वाली देखा जाए तो यहाँ पर, और अगर हम और भी ज़्यादा दूर लें, ये तो हमें सेम ही दिख रही है, लेकिन अगर ये 3D में देखा जाए तो आप समझ रहे हैं कि अगर हम पार्टिकल को इस तरह से देखेंगे तो जो लीनियर डिस्टेंस आएगी, ये पार्टिकल उधर भी अंदर भी, तो वो √2 होगी और ये डिस्टेंस a है। तो क्या सारे पार्टिकल की डिस्टेंस 3D में यूनिफॉर्म है? ये 2D है, इसलिए आपको दिख रहा है कि a है। जबकि यहाँ पर क्या है, पार्टिकल रैंडम है, पार्टिकल बहुत रैंडम है। और 3D में सोचना है ना कि 2D में, 2D में सोचेंगे तो दोनों में डिफरेंस ही नहीं आएगा। अब 3D में आप देखिए कि जो पार्टिकल है वो इधर से आप देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, ऐसे पीछे देखो तो कोई ना कोई पार्टिकल, जैसे यहाँ पर a डिस्टेंस है तो उधर भी a डिस्टेंस पर होगा, सब तरफ a डिस्टेंस पे कोई ना कोई पार्टिकल मिल जाएंगे। अब बात यहाँ आती है कि सर आप कहोगे सर ये फिर सिस्टमेटिक हुआ ना? नहीं, ये सिस्टमेटिक नहीं है, क्योंकि जो पार्टिकल है, पार्टिकल की जो डिस्टेंस हम एक लेयर में देखते हैं तो लेयर में सिस्टमेटिक ये है। अगर ये लेयर में देखा जाए तो ये सिस्टमेटिक तो यही नहीं है। वो क्या हो रहा है कि कोई पार्टिकल a/2 डिस्टेंस पर, कोई a डिस्टेंस पर है, इस तरह से वो
आइसोट्रोपिक बन जाते हैं, लेकिन वो सिमेट्रिकल नहीं है। थोड़ा कन्फ्यूजन होता ही है इन टॉपिक में, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर एक्चुअल 3D विजुअलाइजेशन हो जाए तो ये प्रूव हो जाता है कि ये आइसोट्रोपिक है और ये एनाइसोट्रोपिक है। क्लियर है बातें? 3D में, एक्चुअली 2D में तो इतना इमेजिनेशन नहीं होता। अभी मैं 3D में आपको लूँगा तो आपको डिस्टेंस नज़र आएंगी। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल की बात हो जाए। क्रिस्टलाइन सॉलिड एग्जाम्पल्स, मैं कहूँगा जितने भी नेचुरल सॉलिड हैं, ऑल नेचुरल सॉलिड, नेचुरल सॉलिड्स, बस मेरा इस नाम में सब कुछ आ गया है। अब मैं आपसे पूछूं कि जिंक सॉलिड है, कॉपर सॉलिड है, नेचुरल है ये? NaCl है, नेचुरल है ये? K2SO4 है, नेचुरल है ये? H2O सॉलिड, आइस भी बनती है कहीं जगह पर, नेचुरल है, ठीक है। और आप ले लीजिए बहुत सारे हैं हमारे पास, आप देख लीजिए डायमंड C, डायमंड, ये भी नेचुरल है। इवन अगर आप चाहें तो हीलियम को भी अगर हम फ्रीज कर दें, नेचुरल हीलियम को सॉलिड, तो वो भी है हमारे पास। इस तरह से हमारे पास बहुत तरह के कंपाउंड जो हैं वो नेचुरल फॉर्म में हैं। अब इसके एग्जाम्पल ले लें तो कौन से लोगे? ऑल मैन मेड, यानी कि अननेचुरल, यानी कि जो भी ऑल आर्टिफिशियल सॉलिड्स। तो आर्टिफिशियल सॉलिड में आप कहोगे सबसे पहला एग्जाम्पल जो है ग्लास। अगर हम कांच को देखें तो जो ग्लास है वो आर्टिफिशियल सिलिका से बनता है। प्लास्टिक एमोर्फस सिलिका भी होती है। सिलिका नेचुरल भी है। अगर नेचुरल सिलिका है तो फिर वो कहाँ जाएगी? नेचुरल है और वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो इसमें आएगी। और अगर वो आर्टिफिशियल है तो वो, अच्छा, जो ग्लास और प्लास्टिक है वो कैसे बनते हैं? एक्चुअली ये लिक्विड ही है। इन लिक्विड को बहुत ही कम टेम्परेचर पे एकदम से टेम्परेचर ले जाता है तो पार्टिकल जो है जॉइंट हो जाते हैं, है ना, और वो जॉइंट से बन जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर भी वो बॉन्ड टूटते नहीं। तो एक्चुअली ये जो हैं वो सुपर कूल्ड लिक्विड भी इनको बोला जाता है। यानी कि जो एमोर्फस सॉलिड है वो एक्चुअली सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। आया समझ में, है ना? और आगे बातें करते हैं हम। तो अभी थ्योरेटिकल पार्ट चलेगा, लेकिन ये भी हमारे काम का है, जो पढ़ना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमारे को जो पढ़ना है उसमें भी अंदर थोड़ा थोड़ा नॉलेज सबका लेना है, लेकिन अंदर हम गए टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में, ठीक है ना। यानी कि एमोर्फस की तो बातें जो में बेसिक बातें हैं वही करनी है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी 4 टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं आयनिक सॉलिड। अब आप कहोगे सर आयनिक सॉलिड तो हम जानते ही हैं पहले से ही, एग्जाम्पल दे दो आप तो सीधा, NaCl ले लो, है ना, KCl ले लो, एक्सेट्रा। अच्छा, तो अब मैं पूछूं कि हाँ भैया आयनिक सॉलिड है आपके? बिल्कुल है आयनिक सॉलिड। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से होते हैं? बस ये बता दीजिए आप तो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से हैं? सर यार तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो आयनिक बोलते हैं उनको, या इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते थे अपन। आयन से ना, तो या तो आयनिक फोर्स बोलेंगे या इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे, बस इतना ही है। तो आयनिक सॉलिड एग्जाम्पल आप जानते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से होंगे? आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा है आयनिक हो गया, और मेटालिक सॉलिड। हाँ, तो मेटालिक सॉलिड सर ये भी सिंपल ही है। मेटालिक सॉलिड हम जानते हैं, आप जिंक ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, और ले लीजिए सिल्वर ले लीजिए, आप जो भी मेटल आप लेना चाहें लेते जाइए आप, हम बोल देंगे सब मेटालिक सॉलिड है। मेटल है तो मेटालिक सॉलिड है वो।
तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आप जानते हैं इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से होंगे? मेटालिक फोर्स ही होते हैं मेटल के अंदर। तो बस इतना सा जानकारी रखना है, मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं कब कह रहा हूं, नाम में ही सब कुछ पता लग रहा है। आयनिक नाम है तो आयनिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है ना। मेटालिक है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटालिक है, तो बस नाम भी हो गए दो। आयनिक सॉलिड, खुद ही आयनिक सॉलिड नाम में ही बोल रहा है वो। या आयनिक कौन से होते हैं ये भी आप समझ सकते हैं इस नाम से ही। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से होंगे वो भी आप समझ सकते हैं। मेटालिक सॉलिड होंगे तो भी आप समझ सकते हैं कि मेटालिक फोर्स होंगे, और मेटल कौन कौन सी उनमें सब में मेटालिक सॉलिड हो जाएगा। तो ये दो तो बहुत ही सिंपल है। लेकिन दो जो थोड़े दिक्कत देते हैं उनकी हम बात करते हैं। थर्ड, कोवेलेंट सॉलिड, या इनको बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क का मतलब आप समझ गए कि छोटी मोटी चीज तो होगी नहीं, ऐसे बड़े सॉलिड यानी कि जिनके एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा, उनके बीच में पार्टिकल्स, और उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड हो वो कोवेलेंट होना चाहिए। तो ऐसे वाले यानी कि जाइंट मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर in which interparticle attraction is covalent force of attraction, ठीक है। तो मैं बोलूं एग्जाम्पल, डायमंड, कार्बन सॉलिड। डायमंड आप जानते हैं डायमंड का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, और कार्बन कार्बन के जो बीच में बॉन्ड हैं सारी तरफ वो कोवेलेंट होते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको लेने हैं। ग्रेफाइट, वो भी सी सॉलिड से लिखते हैं, ग्रेफाइट भी कार्बन सॉलिड से ही, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों को इससे लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि नेटवर्क सॉलिड है, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। फुलरीन्स, छोटी वाली फुलरीन्स 1830 जो है फुलरीन्स है, C60 से नीचे वाली वो फुलरीन्स इसके अंदर नहीं कंसिडर की जाती है। C60 वाली जो फुलरीन्स है उससे और उससे ज़्यादा वाली C60 ही इसके अंदर कंसिडर की जाती है। इसमें थोड़ा डाउटफुल है कि कम वाली भी कुछ लोग करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, है ना। तो हमारे को फुलरीन्स वैसे भी कोर्स में C60 है। डायमंड, ग्रेफाइट, अच्छा सिलिकॉन कार्बाइड, ये भी नेटवर्क सॉलिड है बहुत बड़ा, ठीक है ना। अगर क्रिस्टलाइन सिलिका है तो क्रिस्टलाइन याद रखिएगा। सिलिका दो तरह के लिए थे हमने, तो वो भी काफ़ी जाइंट नेटवर्क है ना। और सिलिका तो क्या हम ले चुके हैं, एक्सेट्रा। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल हैं जो, यानी कि कोवेलेंट से आपको ये नहीं समझना है कि कोवेलेंट जिसमें बॉन्ड हो मॉलिक्यूल के अंदर, नहीं, मॉलिक्यूल बहुत बड़ा हो और उसके अंदर जो फोर्स हो वो कोवेलेंट हो, है ना। तो कोवेलेंट से साथ में आप दोनों एक साथ याद रखिए, कोवेलेंट और नेटवर्क, तो अपने आप पता रहेगा कोवेलेंट का मतलब बड़ा कंपाउंड। अब लास्ट वाला लेते हैं, फोर्थ जो है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि बिटवीन मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है जैसे कि H2O सॉलिड, तो इनमें H2H2 के बीच में बॉन्ड होंगे, CO2 सॉलिड, ठीक है। आप किसी और ऐसी चीज को सॉलिड बनाना चाहें, आप कहें सर I2 सॉलिड, ठीक है। तो ये क्या बहुत बड़े बड़े हैं क्या? इनमें कंस्टिट्यूएंट तो 2 एटम ही है, इसके 3 एटम ही है। अब जब दूसरे से फोर्स बनाएंगे, मैं रख दूं CO2 सॉलिड और दूसरा फोर्स हो CO2 सॉलिड के बीच में, तो यहाँ पर कोई कोवेलेंट फोर्स है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ पर तो कोवेलेंट फोर्स तो नहीं है, यहाँ पर तो हमें जो फोर्स दिख रहे हैं इनके बीच में वो दिख रहे हैं वान डेर वाल दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर
वांडर वाल फोर्स दिख रहा है सर, बिल्कुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख रहा है। तो फिर ये क्या कोवलेंट सॉलिड बोलेंगे इनको? नहीं, हमें इनके बीच के फोर्स की बात करनी है। इसके अंदर जो बॉन्ड है, कुछ बच्चे इसको समझ लेते हैं सर ये कोवलेंट बॉन्ड है ना, तो ये कोवलेंट सॉलिड कर लेते हैं। नहीं, इनके बीच के फोर्स देखिए। अच्छा, अगर मैं H2O ले लूं, आप कहेंगे सर H2O में तो बॉन्डिंग हम जानते हैं, है ना, बॉन्डिंग हम पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, कभी वांडरवाल बॉन्डिंग आ रही है, कभी हाइड्रोजन। अच्छा, डाइपोल डाइपोल आपको पता ही है, वो वांडरवाल के ही टाइप हैं। यानी कि जो छोटे मॉलिक्यूल, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, अब इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, कैसे मॉलिक्यूल? डिस्क्रीट molecule in which force of attraction, discrete का मतलब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल का पार्ट है, force of attraction is either van der Waals force of attraction, hydrogen bonding and weak forces are considered as molecular solid. तो अब मैं आपसे पूछूं एग्जाम्पल, जनरली एक एग्जाम्पल पूछता हूं मैं कि आप इनको आयनिक, मेटालिक, नेटवर्क और कोवलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड में डिवाइड कीजिए। तो मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने डाल रहा हूँ। NaCl सॉलिड है, K2SO4 सॉलिड है, जिंक सॉलिड है, आयरन सॉलिड है, H2O हीलियम सॉलिड है, N2 सॉलिड है। गैस को मैंने सॉलिडिफाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सॉलिडिफाई कर सकते हैं। और मेरे पास है कार्बन डायमंड। आप बताइए कि ये कौन से वाले सॉलिड है? बहुत ही सिंपली आप कहेंगे सर ये आयनिक बॉन्ड है, तो ये तो आपके आयनिक सॉलिड कर दिया हमने। ये लीजिए, ये मेटल यहाँ नहीं है, नॉन मेटल है, तो ये मेटालिक सॉलिड हो गए। अच्छा, हीलियम सॉलिड, N2 सॉलिड, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं जिनके सॉलिड बनाने के लिए आपने सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मजबूत किया है, चिल्ड किया है, टेम्परेचर को कम किया है, बहुत टेम्परेचर गिराया आपने, तब जाकर ये सॉलिड हुए हैं, लेकिन है तो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। तो फिर ये कोवलेंट सॉलिड है या मॉलिक्यूलर सॉलिड है? सोचिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड हुए ना, क्योंकि बीच में जो फोर्स है वो या तो वांडर वाल होंगे, हीलियम अगर सॉलिडिफाई भी कर रहे हो तो फोर्स जो होंगे वांडर वाल ही होंगे, N2 में वांडर वाल ही होंगे। ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती किसी और कंसेप्ट में वाटर वगैरह होता तो। और जो डायमंड है वो तो दिख ही रहा है कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, जाइंट नेटवर्क, और नेटवर्क सॉलिड को हम बोलते हैं कोवेलेंट सॉलिड। तो ये कुछ बेसिक बातें हमने कर ली है। तो ये बातें हो गई हमारे पास। पहली बात तो हमने देखा कि हम सॉलिड के टाइप हमने देखा, शेप, साइज, वॉल्यूम की बात की, पार्टिकल के, वह सब चीज़ें हमें कंसिडर करते हुए चलना है। उसके बाद हमने देखा दो टाइप के हैं, क्रिस्टलाइन और एमोरफस। एमोरफस तो सूडो सॉलिड है, झूठे सॉलिड है, वो तो सुपर कूल्ड लिक्विड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड ही अच्छे सच्चे सॉलिड हैं, पक्के सॉलिड हैं। और उनमें हमने 4 कैटेगरी देखी है। पहली आयनिक सॉलिड, दूसरी जो है वो कोवलेंट था या मेटालिक भी एक, थर्ड, और फोर्थ है मॉलिक्यूलर सॉलिड। इस तरह से कुछ बेसिक बातें हमारी होनी चाहिए, और इनके बारे में डिटेल हम और भी कर सकते हैं। समय की अगर कमी ना हो तो हम इन पे बातें तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, बाकी हम आगे बढ़ेंगे।